नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी यूटीआई पर। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आसान शब्दों में समझे तो पेशाब में संक्रमण हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना। यह आपने सुना ही होगा। तो आखिर क्या होता है यूटीआई, क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसमें लक्षण मिल सकते हैं और क्या हमें इसमें उपाय उपचार करना चाहिए। यूटीआई के अलावा भी और भी किसी कंडीशन में हमें बार बार पेशाब लग सकती है और ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं उससे पहले आप प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके कोई सवाल, डाउट, सजेशन हो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक होता क्या है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इन चार में से कहीं पे भी अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है वो यूटीआई कहलाएगा। इसमें से जो इतना पार्ट होता है वो होता है अपर यूटीआई और इतना पार्ट होता है लोअर यूटीआई, मतलब यूरिनरी ब्लैडर और इसका यूरेथ्रा का। कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं, नाम नहीं पता होंगे लोगों को। यूरेथ्रा को इन्फेक्शन क्या बोलेंगे? यूरेथ्राइटिस। यूरिनरी ब्लैडर को अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। किडनी की इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पायलोनेफ्राइटिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस स्वेलिंग होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो मतलब पानी, नेफ्रोसिस मतलब किडनी। पानी में अगर मतलब किडनी में पानी भरने लगा है उसको बोलेंगे। ठीक है। यहीं पे अगर प्रोस्टेट के काम होता है तो उसको प्रोस्टेटाइटिस बोल देते हैं। स्टोन तो ठीक है, स्टोन अगर हो तो वो तो नेफ्रोलिथियासिस होता है ना? और एक और चीज़ थी, कुछ इसके टेस्ट होते हैं, उनके फिर फॉर्म पता है? एमसीयू, आईवीपी, ये पता है क्या होते हैं? ये यूजली इस ट्रैक्ट को देखने के लिए करते हैं मिक्सुलेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। मतलब पेशेंट को क्या करते हैं? पेशेंट को पूरा उसको खूब पानी पीने के लिए बोला, पानी पीने के बाद उसको डाई डालने के लिए डाई डालने के बाद इसमें जो यूरिन आ रही है ना, यूरिन का पूरा ग्राम निकालते हैं। मिक्सुलेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम बोलते हैं इसको। आईवी इंट्रावीनस पाइलोग्राफी होती है। वेन में डाई डाली, वेन में डाई डालने के बाद उसको लगातार उसका स्कैनिंग करी, एक्सरे किया या है ना, उसका एक्सरे करने के बाद लगातार देखते हैं वो डाई कैसी कैसी जा रही है, उसके हिसाब से अपन देखते हैं किडनी के फंक्शन कैसे हैं। रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी, रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी जनरली यूरेथ्रा में है। यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू अपन डाई डालते हैं, डाई डालने के बाद उसका ट्रैक देखते हैं। ये सब टेस्ट लोकलाइज करे जाते हैं लीजन के लिए। सिस्टोस्कोपी रहती है, उसमें भी ये स्कोप डाला यूरेथ्रा के थ्रू, यहाँ तक पहुंच के यहाँ पे स्कोप में देख लिया अपन को कुछ है। तो ये सब टेस्ट जो है, ये सब टेस्ट क्यों कराए जाते हैं? लोकलाइज करने के लिए लीजन को और किडनी फंक्शन टेस्ट करने के लिए। किडनी का फंक्शन अभी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। जो यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन यूजली बैक्टीरियल ही होता है। बैक्टीरियल में भी कौन सा होता है? ग्राम नेगेटिव ई कोलाई। ये
75 to 90% केसेस में इन्फेक्टिव कराते हैं यूरिन कट। इसके अलावा जो अदर बैक्टीरिया है वो क्या है, क्लेबसिएला, सूडोमोनास, ये और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि करा सकते हैं इन्फेक्शन। ग्राम पॉजिटिव जो है वो लेस देन 5% चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो अगर यूटीआई है तो अपन मान लेते हैं कि उसको ग्राम नेगेटिव से हुआ है और इकोलाई से हुआ है, अगर उसका और कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं पता चले तो। फंगल, प्रोटोजोअल, ये सब बहुत लेस कॉमन होते हैं यूटीआई की। यूटीआई परसिस्टेंट नहीं कराते। यूटीआई के आजू बाजू का एरिया है, आजू बाजू में इन्फेक्शन करा सकते हैं। अब यूरिन में इन्फेक्शन किस किस तरीकों से हो सकता है, राइट, किस किस तरीके से हो सकता है। पहला होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग मतलब जो कि नीचे के थ्रू आया है, मतलब यूरेथ्रा से आया है, यूरेथ्रा से ऊपर जाके ब्लैडर में हो गया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट यूरेथ्रल में है इन्फेक्शन। किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो, ये मोस्ट कॉमनली यही होता है इन्फेक्शन। मेल टू फीमेल रेशो क्या होता है इसमें, मेल टू फीमेल रेशो ऑलमोस्ट 1:50 होता है, मतलब 50% ज्यादा कॉमन, 50 टाइम्स ज्यादा कॉमन है फीमेल में यूटीआई मेल की अपेक्षा। ये है लेस देन 50 ईयर में। मोर देन 50 ईयर में ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। मोर देन 50 ईयर में बराबर क्यों हो जाता है, क्योंकि मेल में प्रोस्टेट क्या होने लगता है इन्फेक्शन है। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन क्यों होता है, एक है इसमें शॉर्ट यूरेथ्रा होती है, शॉर्ट यूरेथ्रा। दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, रिकरेंट असेंडिंग इन्फेक्शन के चांस होता है। दूसरा जो नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं है, सबसे मेन हाइजीन ही रहता है। हाइजीन है, हाइजीन मेंटेन है, मेंस्ट्रुअल कहाँ होती है। दूसरा जो है, जो इंटरकोर्स के बाद जो है ना फ्रक्टोज, सीमन के कारण सीमन वहां पे बहुत टाइम तक रहता है, तो सीमन में क्या होता है फ्रक्टोज, वो एक तरीके से एक मीडिया बना देता है कि डायबिटीज हो चुकी है उसको, है ना। जैसा डायबिटिक पेशेंट को जितना कॉमन होगा ना, तो वो भी वही है, वहां पे फ्रक्टोज बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, तो हाई चांस हो वहां पे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने के कारण वेजाइनाइटिस होगी, वेजाइनाइटिस से वो कन्वर्ट कर देगी यूटीआई में। और वो भी बहुत कॉमन होता है जो इंटरकोर्स के टाइम जो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा में प्रेशर आता है, उसके कारण भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। तो यंग जो है, यंग न्यूली मैरिड फीमेल अगर फीवर विद यूरिन इन्फेक्शन फीवर लेके आ रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज अपन को यूटीआई मानते हैं। अगर कोई भी यंग फीमेल है वो फीवर लेके आ रही है, जो तुरंत अभी मैरिड हुआ है, तो उसका यूरिन आने पर ज्यादा चांसेस उसको यूटीआई होता है। तो मोस्ट कॉमन रहता है असेंडिंग ग्रुप। असेंडिंग के अलावा क्या हो सकता है, आजू बाजू से सीधे सीधे डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहां से हो सकता है, या तो पीआईडी है, या वेजाइनाइटिस है, या फिर प्रोस्टेटाइटिस है, मतलब आजू बाजू में इन्फेक्शन है यूरेथ्रा के या यूरिनरी ट्रैक्ट के, वो वहां से डायरेक्टली वो यूरिनरी ट्रैक्ट में चला गया। या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कहीं बॉडी में, सेप्टिसीमिया है, सेप्टिसीमिया के थ्रू ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो हो जाएगा। सिम्टम्स सबको पता है, सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स टिपिकल रहेंगे, फ्रीक्वेंसी, बर्निंग, अर्जेंसी, यही 3 सिम्टम्स होते हैं। यूरिन में बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, बहुत ज्यादा आएगी, और जैसी हमेशा ये लगा रहेगा कि लगी हुई है यूरिन, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है फीवर, यूरिन आउटपुट, हेमेचूरिया, ये सब इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। लेकिन ये तो 3 सिम्टम्स आते ही आते हैं। सर फीवर मैंडेटरी नहीं है, फीवर मैंडेटरी नहीं है, फीवर आगे बता रहे ना। इसको अपन को यूटीआई को अपन ने 2 भाग में डिवाइड किया है ट्रीटमेंट के बेसिस पे। एक होता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अब अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वो होता है कि जिसको फर्स्ट या सेकेंड टाइम्स यूटीआई हुआ हो,
यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आ रही हो, फीमेल हो। यूरिनरी ट्रैक मतलब जो मैंने ट्रैक बताया था ऊपर से नीचे लेके तक, उसमें कोई स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई हो, मतलब एनाटॉमी उसकी बिल्कुल नॉर्मल हो। दूसरा, स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आ रही है, मतलब कि अभी वो उसमें स्टोन या फिर कोई चीजें डैमेज नहीं कर रही है उसको। या फिर फंक्शनल मतलब पूरा यूरिन उसकी आउटपुट अच्छे से आ रहा है, यूरिन आउटपुट ड्रेन नहीं हुआ है और यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है। ठीक है, तो ये होती है यूरिनरी ट्रैक्ट्स में अगर एबनॉर्मेलिटी ये सब चीज नहीं आ रही हो, और फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल अगर मेल में यूटीआई हो रहा है तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में आएगा, है ना। मेल को यूटीआई नॉर्मली नहीं होता है, अगर मेल को यूटीआई हो रहा है तो वो ऑल यूटीआई इन मेल्स इज कंसीडर्ड एज कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में सिर्फ यूरिन आरएम सैंपल कराना पड़ता है, यूरिन आरएम के बाद अपन यूरिन कल्चर नहीं कराते हैं। अगर यूरिन इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो कॉम्प्लिकेटेड में आ जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड में क्या क्या आएगा? पहला, मोर देन 3 टाइम्स उसको 6 मंथ में यूटीआई हो गया हो। दूसरा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में क्या हो सकता है? उसको कोमोर्बिडिटी अदर हो सकती है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सीएडी है और उसको किडनी डिसीज है ऑलरेडी पहले से कोई, साथ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज किसी न किसी और चीज का चल रहा है उसको ट्रीटमेंट, और फीवर मोर देन 72 आवर, हाई ग्रेड फीवर है, मोर देन 72 आवर का आ रहा है तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कहलाएगा। चौथा, मेल आ रहा, मेल सब मेल में अगर यूटीआई हो रहा है तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहलाएगा। और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में एक्चुअली 3 डेज की थेरेपी देनी पड़ती है। 3 डेज की आप एंटीबायोटिक्स दे सकते, 3 डेज की एंटीबायोटिक दे रहे हो, इसके अलावा कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में पहला तो यूरिन कल्चर कराना है आपको। इनिशियली आप 3 डेज के एंटीबायोटिक्स दो एम्पेटिकली, फिर 3 डेज में जब कल्चर रिपोर्ट आएगी आप उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट दोगे। इसके अलावा आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन के साइन मिल रहे हैं? सर कल्चर को एंटीबायोटिक से पहले लेना पड़ेगा, कल्चर तुरंत ही लेना पड़ेगा ना। ऑब्स्ट्रक्ट कल्चर नहीं, यूरिन आरएन भी आपको उसके पहले लेना है। यूरिन आरएन भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के पहले लेना है। ऑब्स्ट्रक्शन के कोई साइन आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो उस ट्रैक में पूरे कहीं है, उस ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ आ सकता है? यूरेथ्रा लेवल पे आ सकता है, यूरेथ्रा के बाद ब्लैडर लेवल पे आ सकता है, यूरेटर लेवल पे आ सकता है, या किडनी लेवल पे। यूरेथ्रा लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन किस कारण से आता है? मोस्ट प्रोबेबली प्रोस्टेट के कारण। ठीक है, सिस्ट जो ब्लैडर है, ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या तो किसी ओवेरियन सिस्ट वगैरह है, ओवेरियन सिस्ट उसको कंप्रेस कर रही है, कोई मैलिग्नेंसी है, कोई ट्यूमर हो गया है वो उसको कंप्रेस कर रहा है, कोई स्टोन आ गया है यहाँ पे स्टोन कंप्रेस कर रहा है। उसके ऊपर यूरेटर है, यूरेटर में तो या तो उसको स्टोन है यहाँ पे, या तो उसको एक क्या होता है यहाँ पे पीवी जंक्शन होता है ना, पीयूजे। पीयूजे का फुल फॉर्म क्या है? कौन सी जगह पे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, पेल्वी यूरेटर, जो किडनी है ना, किडनी से जो यूरेटर बनती है, तो यहाँ से जो पेल्विस होती है किडनी की, हाँ, तो यहाँ से जंक्शन आता है, यहाँ से थोड़ी सी टिल्ट होती है, तो यहाँ पीयूजे ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे वो जंक्शन से यूरेटर थोड़ा सा टिल्ट होता है, इस टिल्ट यहीं पे मोस्ट कॉमनली स्टोन फंस जाता है। तो वो देखना पड़ता है कि यहाँ पे कोई कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं है, उसको कंजेनाइटल उसमें थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, तो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसमें। और यूरेथ्रा लेवल पे हो सकता है, बच्चों में यूजुअली पाए जाते हैं कि यूरेथ्रल स्टेनोसिस है, यूरेथ्रल वॉल्व अच्छा नहीं है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व है, ये यूजुअली बच्चों में आते हैं, अपने पास तो नहीं आते ये पेशेंट। तो बाकी कुल मिला के ये है कि आप देख लो, अगर हाँ एक और फीमेल्स में आया प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में आएगा।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है यूटीआई की? स्टोन से तो यूटीआई हो ही रहा है ना, हमको डिफरेंस एक्यूट यूरेथ्रल सिंड्रोम, ये यूजुअली फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में वो यंग एज की फीमेल्स में होता है। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हेजिटेंसी इन यूरिन होती है और कोई कारण नहीं है उसका सब कुछ नॉर्मल आता है। सिर्फ उनको एक थोड़ा सा एक्चुअली कह सकते हैं इसको कि मैं जो हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है, जो हार्मोनल साइकिल होती है उसके कारण डिस्टरबेंस आता है। उसमें फीमेल्स को अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और हेजिटेंसी, यूरिन वाले सब सिम्टम्स आते हैं। लेकिन आप यूरिन आयरन कराओगे तो यूरिन आयरन नॉर्मल निकलेगा, सोनोग्राफी कराओगे सोनोग्राफी नॉर्मल निकलेगी। मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, बस उसको मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं, बाकी कुछ एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आ रहा। उसको एक्यूट यूरेथ्रल सिंड्रोम में बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंटों को होता है, अपन के पास बहुत सारे पेशेंट आते भी हैं, बोलते रहते हैं कि हमें हर नॉर्मल आता है लेकिन बर्निंग मिक्सचरेशन होता रहता है, बार बार यूरिन होती रहती है सबको, है ना। बर्निंग कैसे होती है आए सर। इसके अलावा क्या होता है? मीनोपॉजल जो है यूरेथ्रल एट्रोफी होती है। यूरेथ्रल एट्रोफी हो जाएगी तो उसमें यूरिन की बर्निंग होती रहती है। पेल्विक फ्लोर मसल वीक होती है ना, जिनकी पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाती है, उसमें ब्लैडर में थोड़ा सा वो हो जाता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बनी रहती है। फीमेल्स में देखा होगा यूरेथ्रल जो अपना ब्लैडर है, ब्लैडर का जो क्या कह सकते हैं उसको, इनकम्प्लीट वो रहता है। जैसे ब्लैडर है ना वो हाईली सेंसिटिव हो जाता है कि यूरिन थोड़ी सी भी आ रही है ना तो उनको सेंसेशन आने लगते हैं कि यूरिन आने वाली है, तो बार बार उनको यूरिन लगती रहती है। तो उससे कारण क्या होता है, उनको हमेशा ऐसा लगा रहता है कि बार बार यूरिन आ रही है, बार बार यूरिन आ रही है। बाकी उनको यूरिन आयरन कराओ तो नॉर्मल आता है, सोनोग्राफी कराओ तो नॉर्मल आता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर रहता है, इसमें अपन टैबलेट देते हैं ना, यूरिस्पास देते हैं, सॉलिसेप देते हैं, जो यूरिन की टोन जो है ब्लैडर की टोन को मेंटेन करते हैं। वो यूरिमेक्स ये काम नहीं करेगा सर? यूरिमेक्स क्या है? फ्लो डार्ट देते हैं वो। फ्लो डार्ट क्या है वही तो पूछना है। वो फ्लो डार्ट अल्फा वो है, अल्फा ब्लॉकर रहता है उसमें। अल्फा ब्लॉकर क्या करता है, मसल रिलैक्स करेगा, वहां की मसल रिलैक्स कर देता है। यूजली वो उसका जो वर्क है ना वहां पे रहता है, पहले अपना जो प्रोस्टेट है वहां पे, वहां की जो यूरेथ्रा है उसको थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, यूरेथ्रा को डायलेट कर देता है उससे, मसल रिलैक्सेशन से करेगा थोड़ा बहुत काम, नहीं कर सकता है थोड़ा बहुत काम। इसका अभी एडवांटेज नहीं, लेकिन ये तो काम करते हैं। ये सर अपन बीडी दे सकते हैं, कौन सी? यूरिस्पास और रिसोलिसेप बीडी दे सकते हैं। इनके रिजल्ट अच्छे हैं। ऐसे किसी पेशेंट को आप अगर कोई पेशेंट है फ्रीक्वेंसी कंप्लेंट कर रहा है और ज्यादातर ये पेशेंट मोर देन 50 हैं, पर सर ये लंबा देना पड़ेगा तो अगर न्यूरोजेनिक ही है लंबा देना पड़ता है, कई बार फिर आदत पड़ जाती है। हाँ, ठीक हो जाता है, नहीं ठीक भी हो जाता ना, ठीक है। ट्रांजिएंट टाइम पे होता है। कई बार एंजाइटी होती है, मोस्ट कॉमन साइकोसोमेटिक एंजाइटी में भी तो बार बार होती है। आपका एग्जाम होना, एग्जाम हो तो बार बार आपको यूरिन लगेगी। तो जीएस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई। ट्रीटमेंट में ये है कि आप दो चीजें हैं। पहले तो आपको पेशेंट को यूटीआई डायग्नोस करना है। यूटीआई डायग्नोस करने के बाद आपको देखना है कि वो अपर यूटीआई है कि लोअर यूटीआई है। उसके बाद उसको देखना है कि कॉम्प्लिकेटेड है कि अनकॉम्प्लिकेटेड है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो अपन उसका कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ यूरिन आयरन कराया। यूरिन आयरन में आपको पल्स मिल रही है, 3 डेज एंटीबायोटिक्स कोर्स देना है। 3 डेज एंटीबायोटिक कोर्स देने में अगर इंप्रूव हो जाता है तो कुछ नहीं करना है, कोई कल्चर की जरूरत नहीं। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, हर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कल्चर इंडिकेटेड होता है। कल्चर किया अपन ने, 3 डेज तक अपन ने एम्पेरिकल एंटीबायोटिक दी। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स के बाद जब कल्चर की रिपोर्ट आई तो कल्चर की रिपोर्ट में जो ऑर्गेनिज्म आया है या फिर जो जिस मेडिसिन से उसकी सेंसिटिविटी है उसका 7 to 14 डेज तक कोर्स कराएंगे। इसके साथ साथ अपन इवेल्यूट करेंगे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कि जो उसका कॉज क्या है, कॉम्प्लिकेशन का अंडरलाइंग कॉज क्या है, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है। अब एंटीबायोटिक देते कौन सी है अपन ने मान लेते हैं कि जो यूटीआई है वो मोस्टली कैसे होता है, ग्राम नेगेटिव है। ई कोलाई जो है, ई कोलाई है ससेप्टेबल होता है किस किस मेडिसिन के लिए, ट्राइमिथोप्रिम सल्फोमिथोल ट्राई
मिथोप्रेम सल्फोमेथाजोल, मतलब कोट्राइमैक्स लिखते हैं पहले, कोट्राइमैक्स। कोट्राइमैक्स है, ये इनिशियली यूज करती थी, आजकल अपन मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हो गया है इसलिए नहीं देते हैं। तो फिर आते हैं अपन आज फ्लोरोक्विनोलोन्स में। फ्लोरोक्विनोलोन्स मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सब दवाई बहुत कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि ये साथ में इसमें भी यूज होती है, प्रोस्टेटाइटिस में भी यूज होती है। इनका प्रोस्टेट में जो सर्कुलेशन है वो भी ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ड्रग अपन फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन देते ही हैं। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव के हैं उसमें क्या इफेक्टिव हो जाता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, अमीकासिन, और ग्राम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, सेफलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन, सेफ्ट्राइजोन वगैरह का वो तो सर इंजेक्टेबल है, सेफिक्सिम हो जाएगा उसमें ओरल में, और अमोक्सिक्लेव। ये सब ऑलमोस्ट अपन यूज करते हैं कॉमनली। इनका डोज तो सबको पता ही है, एडल्ट डोज, पर कितने दिन तक देना है ये डिपेंड करता है कि अपना यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड है कि अनकॉम्प्लिकेटेड है। यूजुअली इंडिकेटेड 3 डेज के लिए होती है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेशन में आ रहा है तो आप एटलीस्ट 7 डेज दो। अपने यहाँ लिमिटेशन है ब्लड कल्चर की, ब्लड कल्चर होता नहीं है अपने यहाँ, होता भी है तो उसकी रिपोर्ट 6 से 7 दिन में आती है। प्रेगनेंसी में हाँ दे सकते हैं सर? प्रेगनेंसी में तो सब दे ही रहे हैं अपन, लिवोफ्लॉक्स में नहीं देते, बाकी सब तो दे ही रहे हैं। लिवोफ्लॉक्स नहीं देंगे, लिवोफ्लॉक्स फिर भी दे सकते हैं प्रेगनेंसी में भी। फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिर्फ लिवोफ्लॉक्स दे सकते हैं, बाकी सब फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं फर्स्ट देते। ट्राइमेस्टर में भी दे सकते हैं। लिवोफ्लॉक्स दे सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अमीकासिन तो दे ही सकते हैं। अमीकासिन दे सकते हो, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन दे सकते हो, अमोक्सिक्लेव दे सकते हो, कोट्राइमैक्स दे सकते हो। कोट्राइमैक्स में सल्फा होता है तो सल्फर ड्रग से एलर्जी देखनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए कोट्राइमैक्स इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो फालतू टेंशन कौन लेगी, सल्फर ड्रग देखो। और एक होता है असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। यूटीआई कब बोलते हैं, जब मोर देन 10 सेल्स पर क्यूबिक एमएम में दिखे, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक में अगर मोर देन 10 पर सेल्स में तब उसको अपन मानते हैं यूटीआई है। अगर उसको कल्चर करते हैं तो 10 टू दी पावर 5 कॉलोनीज मिलनी चाहिए उसकी पर क्यूबिक एमएम एरिया में। सर इतना नहीं मिल रहा, 10 और पर यूरिन हेजी आ रहा है। अपन उसको यूटीआई कंसीडर नहीं करेंगे, यूटीआई नहीं करेंगे, उसको बता सकते हैं कि है। लेस देखो जो मेंसेस के टाइम पे है, फीमेल में मेंसेस के टाइम पे 4 to 5 पल्सेस होना कॉमन ही है, ठीक है। अब आता है एक असिम्प्टोमेटिक यूटीआई, इसको क्या बोलेंगे, पेशेंट को सिम्टम्स कुछ नहीं, रूटीन अपन ने यूरिन चेक कराया उसमें पल्सेस आ रहा है, तब क्या करोगे, उसको ट्रीट करोगे कि नहीं करोगे? सिम्प्टोमेटिक है, पस्सेल आ रहा है, असिम्प्टोमेटिक यूटीआई को नहीं ट्रीट करते हैं जब तक कि अपन को वो कॉम्प्लिकेशन के साइन नहीं आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। असिम्प्टोमेटिक यूटीआई है, सिम्टम्स उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ यूरिन में पस सेल्स आ रहे हैं, मोर देन 10 आ रहा है तो हाँ ना, मतलब जैसे उसमें 70-80 आ जाते हैं तो हाँ ना, वो तो प्लेंटी ऑफ भी आ रहा है लेकिन असिम्प्टोमेटिक है, पहला काम। दूसरा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है उसको, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में तो करेंगे ना हम, वो तो रहे, अगर उसको कोई स्टोन है या फिर किसी कोई और कारण है, प्रेग्नेंट है, मेल है, उन सब में करेंगे। लेकिन अगर फीमेल है 30 to 40 ईयर एज की, उसको अपने रूटीन यूरिन आरएन कराया, उसमें अगर पस सेल्स आ रहे हैं इतना, तो नहीं करेंगे उसको ट्रीट। पापा को जैसे हुआ था उनको तो सिम्टम कुछ थे नहीं, तो प्रोस्टेट था ना, प्रोस्टेट भी वो उतना ज्यादा था क्योंकि वो पीवीआर में टच नहीं करता, उनको रिकरेंट फीवर भी तो आ रहा था। इस बार फीवर नहीं आया था, पिछली बार यूटीआई हुआ था, फीवर आया था, पर तो लोडेड रिकरेंट पस था, वैसे भी रिकरेंट यूटीआई में आ गया तो कॉम्प्लिकेटेड में ही आ गया। लोडेड पस था और उनको मतलब स्मेल ही मारने लगी थी यूरिन पस की। उनको तो कॉम्प्लिकेटेड में ही आएगा, रिकरेंट उसको यूटीआई हो गया, उनको यूरिन भी पहले एक बार डिलीट हो चुके थे। तो की फैक्टर ये है कि आपको यूटीआई हो रहा है तो उसको आपको देखना है कि पहले तो उसको कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है। कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन कैसे पता लगाओगे, उसमें कॉम्प्लिकेशन में अगर कोई उसकी यूरिक क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहा है, पहला काम, उसको हाई ग्रेड फीवर तो नहीं आ रहा मोर देन 72 ईयर, एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीएडी, किडनी डिसीज तो नहीं है, और मेल जेंडर तो नहीं। ठीक है,
तो अगर इतना है तो उसको अपन कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं तो उसका यूरिन कल्चर कराना चाहिए अपन को, और उसके साथ अपन यूरिन 3 दिन तक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक दो, 3 दिन बाद जब यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आती है तब उसको उसके हिसाब से ट्रीट करो 14 डेज तक। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उसको आप एम्पेरिकली 3 डेज की एंटीबायोटिक देके आप डिस्चार्ज मतलब दे सकते हो, उसको कुछ आगे फॉलोअप नहीं कराना है। यूटीआई के मेन जो कॉज होते हैं वो क्या होते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, तो फीमेल्स में उसके लिए वो आपको गाइड करना पड़ेगा उनको जिस कारण से होता है उसका। और बाकी आप इवेल्यूट करना है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो उसके लिए स्टोन है, स्टोन का जो लोकेशन है वो पता करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसका जो यूजली सोनोग्राफी में बहुत ज्यादा कुछ आ जाता है, लेकिन सोनोग्राफी से एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलती है। सोनोग्राफी से जब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलती तो आईयूवी टेस्ट करते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देती है कि स्टोन कहाँ पे है, और इसके साथ साथ वो ये भी बता देती है कि किडनी फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, तो स्टोन जैसे किडनी नॉन रिएक्टिव मतलब कुछ काम ही नहीं की बची है, नॉन फंक्शनल किडनी है, नॉन फंक्शनल किडनी में स्टोन है तो भी अपन को कुछ नहीं करना उसका, तो वो एक रहेगा कि उसमें स्टोन निकालने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल किडनी है। सर इसमें जैसे यूटीआई में यूरिया क्रिएटिनिन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है टेस्ट करा। क्या तो रहा है यूटीआई में यूरिया क्रिएटिनिन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है कि नहीं वही तो समझ में आना है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो जाएगा वो यूरिया क्रिएटिनिन दे देंगे होंगे तो फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी जाएगी ना उसमें। दूसरा वो भी है कि आपको आप एंटीबायोटिक देनी है उसमें अमीकासिन, मोस्ट कॉमनली अपन देते हैं अमीकासिन एंटीबायोटिक देनी है, उसमें भी आपको यूरिया क्रिएटिनिन की जरूरत पड़ेगी। तो नेथ्रोटॉक्सिस उसको देने के पहले करना ही पड़ेगा आपको यूरिया क्रिएटिनिन। सर अगर यूटीआई का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो कॉन्सिक्वेंसेस कहां तक जा सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा, सेप्टिसीमिया मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी जा सकता है। यूटीआई कहाँ का है वो भी डिपेंड करता है, यूरेथ्राइटिस है तो यूरेथ्राइटिस में आगे जो ऊपर सिस्टाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, सिस्टाइटिस असेंडिंग इन्फेक्शन से पाइलोनेफ्राइटिस कन्वर्ट में हो जाएगी, डेथ तक जा सकता है। डेथ तक जाएगी वो तो आगे पाइलोनेफ्राइटिस होगी, किडनी डिरेंजमेंट हो जाएगा सबसे पहले, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेंगे, फिर आगे सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा वो। सर जैसे वो एसिम्प्टोमेटिक का अपन ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो यूरिन में वहाँ कुछ फ्लोरा पहले से ही रहते हैं, उनका कुछ सिग्निफिकेंस होता नहीं है ना। जैसे अपने स्टूल में है कि नॉर्मल फ्लोरा भी होते हैं, आपने स्टूल का कल्चर कराओगे तो नॉर्मल फ्लोरा तो ग्रो करेगा ही, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मल फ्लोरा यूरिन में होते हैं, उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता अगर उसमें इन्फेक्शन आ रहा हो। अब आपको प्रिकॉशन क्या होना है कि इसको बार बार यूटीआई किसी को ना हो तो उसके लिए क्या बोलना है, पहला प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, क्योंकि ठंड के मौसम में ज्यादा यूटीआई होता है, ठंड में पानी पीना अपन कम कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर है, उसका जो यूरिन की जो वो है पीएच मेंटेन करने के लिए कैनबेरी जूस वगैरह बोलते हैं उसको, कि ये लगातार पीते रहो। और एल्कलाइजर है, एल्कलाइजर आप उसको कंटिन्यूसली ले सकते हो अगर उसको जिसको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, अपन जैसे नीरी वगैरह देते हैं जिनको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है उनको।